यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए, जो हमारा ये पर्यावरण है, जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी, इस पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ये पाए जा रहे हैं। और प्रकृति के अंदर जो ये जीव पाए जा रहे हैं, हर एक जीव का शरीर बना हुआ है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से, न्यूट्रिटिव एलिमेंट से मिलकर इनका शरीर बना हुआ होता है। अगर मनुष्य की बात करें, हम हमारे स्वयं के शरीर की बात करें, तो हमारा जो शरीर है ये भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, प्रोटीन है, लिपिड है, खनिज लवण है, विटामिन्स है। ठीक है, ये सारे क्या है, पोषक तत्व हैं। इन सभी तत्वों से हमारा जो शरीर है वो मिलकर बना हुआ है। देखिए, जीव के शरीर के निर्माण में कुछ तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जिन तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उन्हें बृहद मात्रिक पोषक तत्व या मैक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, और जिन पोषक तत्वों की मात्रा की कम आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए, अब जो ये जैव भू रासायनिक चक्र है, बायो जियो केमिकल साइकिल है, इस चक्र में क्या होता है, जो ये पोषक तत्व जो कि जीव के निर्माण में सहायक हैं, ये पोषक तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति से इन तत्वों को लिया जाता है और इनके संगठन से जटिल यौगिकों का निर्माण किया जाता है, और ये संगठित कार्बनिक जटिल यौगिक मिलकर ही जीव के शरीर का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। आया समझ में? प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप में फ्री फॉर्म में ये सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स या पोषक तत्व, विटामिन्स का निर्माण भी कुछ तत्वों से हुआ है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मिलकर बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड्स स्वतंत्र होते हैं प्रकृति के अंदर। ऑक्सीजन गैस, वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ये दोनों स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। तो ये आपस में क्रिया करते हैं, इंटररिएक्ट करते हैं, अंतः बंध बनता है, इनके मध्य बॉन्ड बनता है और जटिल संरचना का निर्माण होता है। इन जटिल संरचनाओं से फिर जीव का जो शरीर होता है उसको निर्मित किया जाता है। इस तरह से जीव के शरीर का जो निर्माण हुआ है जैव पदार्थों से, जो ये बायो फैक्टर्स है, जैविक पदार्थ हैं, इनका उपयोग किया गया है पर्यावरण से इनको लिया गया है और जटिल संरचना युक्त जीव के शरीर का निर्माण किया गया है। तो देखिए, अगर इन पोषक तत्वों को या जैविक तत्वों को प्रकृति के अंदर से उपयोग करा जाए, लिया जाए इनका लगातार, और वापस इनको प्रकृति में नहीं पहुंचाया जाए, तो प्रकृति के अंदर इनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पर्यावरण के अंदर इनकी कमी हो जाती है, लेकिन पर्यावरण के अंदर ऐसा देखा नहीं जाता। ठीक है, असंतुलन की अवस्था नहीं देखी जाती। प्रकृति के अंदर जो पोषक तत्व है या जैविक पदार्थ है, ये क्या है, संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। जितनी मात्रा में प्रकृति के अंदर से इन
स्वतंत्र जैविक तत्वों को लिया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है और जटिल जैविक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, उतनी ही मात्रा में जटिल जैविक पदार्थों का अपघटन कर कर इनको वापस से इनकी मूल इकाइयों के रूप में स्वतंत्र कर कर पर्यावरण में मुक्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह से प्रकृति के अंदर जो ये जैविक तत्व हैं इनका संतुलन बना रहता है। तो देखिए, जो ये जैविक तत्व है, जो जैविक तत्व है ये जैव मंडल में और भूमंडल में, ठीक है, जैव मंडल में जो जीव आ रहे हैं, जितने भी जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो क्या है, जैव मंडल में आते हैं। जैव मंडल में जो ये जीव पाए रहे हैं, इनके कंपोजिशन में, इनके शारीरिक संगठन में उपयोग जो जैविक तत्व है वो पर्यावरण से लिए जाते हैं। ठीक है, भूमंडल से लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, मट्टी के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, पादपों के द्वारा, और उनको जटिल रासायनिक तत्वों में परिवर्तित कर दिया जाता है और भोजन का निर्माण किया जाता है। आया समझ में? जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप में, नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस, कैल्शियम, बोरोन, मोलिब्डेनम, आयरन। ठीक है, इतने ये सारे क्या है, ये जैविक पदार्थ है, पोषक तत्व है। इनको मिट्टी के अंदर से अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के थ्रू, और प्लांट के शरीर के अंदर ये पहुंचते हैं। वहां पर इनको जटिल प्रक्रिया के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा स्थिर कर दिया जाता है, और इनका स्थिरीकरण कर दिया जाता है, और एक यौगिक का निर्माण किया जाता है। उस यौगिक को संग्रह करके इनके अंदर रखा जाता है, और ये अपनी वृद्धि में, अपनी ग्रोथ में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनके अंदर जो ये जटिल संरचना युक्त जटिल यौगिक पदार्थ है, इनको वापस क्या है, अपघटित किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा वापस इनके जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपघटित किया जाता है, और जो तत्व मिट्टी के अंदर से अवशोषित किए गए थे और उनको जटिल संरचनाओं में परिवर्तित किया गया था, उनको वापस से सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है और प्रकृति के अंदर वापस से मिट्टी के अंदर स्वतंत्र कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो जैविक पदार्थ होते हैं वो भूमंडल से जैव मंडल में और जैव मंडल से भूमंडल में आते जाते रहते हैं। इस तरह से इन जैविक तत्वों का एक चक्र चलता रहता है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। रासायनिक पदार्थों का जैव मंडल से भूमंडल तथा भूमंडल से जैव मंडल में आदान प्रदान होना ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। आया समझ में? जैविक रासायनिक पदार्थों का जैव मंडल से भूमंडल तथा भूमंडल से वापस जैव मंडल में पहुंचना ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, जो जैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं इनका जैव मंडल से भूमंडल में तथा भूमंडल से जैव मंडल में आदान प्रदान होता रहता है। जैव मंडल से भूमंडल में आते हैं, ये भूमंडल से फिर वापस जैव मंडल में जाता है। इस तरीके से जो एक चक्र चल रहा है, एक साइकिल जो बन रही है रासायनिक तत्वों की,
जैविक पदार्थों की, उसे हम जैव भू रासायनिक चक्र के नाम से जानता है। और ये जो चक्र है जैव भू रासायनिक चक्र, ये जैविक पदार्थों की मात्रा का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है प्रकृति के अंदर, पर्यावरण के अंदर, ठीक है, पर्यावरण के अंदर संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो जैव भू रासायनिक चक्र है उनके अंदर, उसके अंदर हम जल चक्र को पढ़ते हैं, जल चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र या कार्बन चक्र दोनों एक ही होते हैं, दोनों को अलग अलग हम नहीं कर सकते। कार्बन चक्र, चौथा नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ठीक है। जो ये तत्व है प्रकृति के अंदर जैवमंडल से भूमंडल और भूमंडल से जैवमंडल में आते जाते रहते हैं। इस तरह से उनके आधार पर हम ये कुछ 5 तत्व, 5 चक्र है। जल चक्र में जल के रोटेशन को पढ़ेंगे। आज ऑक्सीजन चक्र में हम ऑक्सीजन के परिवहन को देखते हैं कि वो किस तरीके से जैवमंडल में जाता है और जैवमंडल से भूमंडल में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और फास्फोरस चक्र, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र देखिए, अगर जल चक्र को देखें तो जल चक्र में क्या होता है, जो जल है, वाटर है, एक बहुत ही ज्यादा अत्यंत आवश्यक पदार्थ होता है जीवन को जीने के लिए। हर एक जंतु को अगर अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, जीवन यापन करना है, तो उसके लिए जल की आवश्यकता उसे होती है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो देखिए, प्रकृति के अंदर या पृथ्वी के ऊपर जो जल की मात्रा है उसका 100% मुक्त रूप में नहीं होता, केवल 5% मुक्त रूप में पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर जल का। और इस 5% में से 99% जो जल है वो महासागरों के रूप में विद्यमान है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। 99% जो जल है वो महासागरों में, ओशंस के फॉर्म में विद्यमान है अर्थ के ऊपर। और केवल 1% जो जल है वो अन्य स्रोत के रूप में विद्यमान है, जिसका उपयोग हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और देखिए, जो महासमुद्रों के अंदर जो ये जल पाया जा रहा है, पृथ्वी के ऊपर जो जल के स्रोत हैं वो सूर्य के ताप से ऊष्मित होकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं। ऊपर की ओर उठकर जो जल होता है, समुद्रों का जो जल है, नदियों का, तालाबों के जल की बात करें तो वो सूर्य के प्रकाश से क्या है, उसका तापमान गर्म होता रहता है, टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो जल जलीय अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ का, पदार्थ का, तो वो अपने सॉलिड अवस्था से लिक्विड में और लिक्विड से गैस अवस्था में वो परिवर्तित होता है। तो जल अपनी गैसीय अवस्था, द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर जल वाष्प का निर्माण करता है। और जल वाष्प ऊपर की ओर उठती है, हल्की होती है क्योंकि, और ऊपर की ओर उठकर ऊपर की ओर जाकर बादलों का ये निर्माण करती है। जल वाष्प बादलों का निर्माण करती है और ऊपर जाकर जो जल वाष्प है, ये इसका टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो ये संघनित होकर, कंडेंसेशन इनका होकर ये बादलों का निर्माण करते हैं और वापस वर्षा के रूप में, ठीक है, रेन की फॉर्म में पृथ्वी के सतह के ऊपर वापस ये पहुंचते हैं, ठीक है। तो देखिए, जल चक्र के अंदर क्या होता है, जो वाटर साइकिल है उसमें जो जल होता है सर्वप्रथम महासागरों के रूप में
नदियों में, तालाबों में जलीय अवस्था में ये पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर कर तापमान इनका बढ़ता है, ये हीट होती है और जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होती है। तो जो जल की लिक्विड अवस्था होती है, जलीय अवस्था होती है, वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर आकाश की तरफ उठती है। और टेम्परेचर जब कम होता है इस जल वाष्प का, तो ये संघनित होती है, कंडेंसेशन इनका होता है और वापस ये जलीय अवस्था में जब बदलती है तो वर्षा के रूप में पृथ्वी के धरातल पर वापस ये पहुंच जाती है और महासागरों में ये जो जल होता है वापस पहुंच जाता है। इस तरह से प्रकृति के अंदर ये जो जल चक्र है वो चलता रहता है। जल महासागरों से यानी कि स्थल मंडल से पहुंचता है वायुमंडल में और वायुमंडल में जो जल है वापस से संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस स्थल मंडल पर पहुंच जाता है। इस तरीके से जल चक्र चलता रहता है। अब देखिए, जल की कुछ मात्रा को जब वर्षा होती है तो वर्षा से कुछ मात्रा तो डायरेक्टली पहुंच जाती है समुद्रों में और कुछ मात्रा स्थलीय जो भूमि है वहां पर पहुंच जाता है जल। और स्थल के अंदर गर्भ में ये जल पहुंचकर जो वाटर लेवल होता है उसको बढ़ाता है। जो वनस्पतियां होती हैं, जो प्लांट्स होता है, वो पृथ्वी के गर्भ से ही जड़ों के द्वारा जल की मात्रा को अवशोषित करते हैं। और जो ये जल है जब पेड़ पौधों के अंदर पहुंचता है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य की किरणें जब पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ती है तो उनका टेम्परेचर हाई होता है और पेड़ पौधों की जो पत्तियों के अंदर जो वाटर की अमाउंट है, जल की जो मात्रा है, वो जल वाष्प के रूप में बाहर निकल के इसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, इवोपरेशन, जो कि क्या करता है, वह प्लांट्स के तापमान को नियंत्रित रखता है, कम करता है और सूर्य के तेज प्रकाश से नष्ट होने से बचाता है। इस तरीके से जो जल की मात्रा है वो पृथ्वी के गर्भ से वापस वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। पृथ्वी के गर्भ में जो जल पाया जाता है उसको अवशोषित किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा भी। जो कुएं, बोरवेल करवाई जाती है, वहां से जो जल निकलता है उसको वो अपने पीने के रूप में उपयोग करते हैं और पीने के पश्चात जीव जंतुओं से जो पसीने निकलते हैं, पसीने की फॉर्म में, स्वेद की फॉर्म में या फिर अन्य जो उपापचय क्रियाएं होती है जीव के शरीर के अंदर, उनके फलस्वरूप भी जल को उत्सर्जित किया जाता है बाहरी वातावरण में। इसी तरीके से पेड़ पौधों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की मात्रा को वाष्पोत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है बाहरी वातावरण में। इस तरह से जो जल होता है वो पृथ्वी के गर्भ से वापस उपयोग कर वहां से निकाल कर उसको वापस बाहरी वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जो कि वापस ऊपर जाकर ऊपर की तरफ उठकर जब एक जलवाष्प संग्रहित होती है तो वर्षा के रूप में वापस स्थल मंडल पर पहुंच जाती है। इस तरह से जल चक्र में जो जल होता है वो स्थल मंडल से वायव्य मंडल और वायव्य मंडल से स्थल मंडल में पहुंचता रहता है। और जो जल का चक्र है, जो संतुलन है प्रकृति का बना रहता है। सभी जीवों को जल की मात्रा भी समय समय पर उपलब्ध होती रहती है और जो जल है उसकी मात्रा का जो रेगुलेशन है, इसकी जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने बात की जल चक्र के बारे में। अब बात करते हैं ऑक्सीजन चक्र के बारे में। जिस तरह से जल की मात्रा जीव के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, उसी तरीके से ऑक्सीजन जो गैस है ये भी जीव के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है, देखिए हमारा जो ये वातावरण है, वायवीय वातावरण, जो हमारा एटमोस्फियर है, उसमें 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसें हैं हमारे वायवीय वातावरण में। जो वायुमंडल है हमारा, इसमें बहुत सारी गैसें हैं कई प्रकार की, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑर्गन गैस, मीथेन। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन गैस है वो 21% पाई जाती है, 21% होती है। और ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा आवश्यक होती है हर एक जीव को अपने जीवन यापन
करने में, क्योंकि जो जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स की बात करें, पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं वे श्वसन की क्रिया करते हैं और श्वसन की क्रिया में उन्हें आवश्यकता होती है ऑक्सीजन गैस की। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है और ऑक्सीजन गैस का उपयोग कर श्वसन की क्रिया के द्वारा जीवों के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, और फूड के ऑक्सीडेशन से भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ साथ जल की मात्रा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का भी उत्पादन किया जाता है उत्पाद के रूप में। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन गैस वायवीय वातावरण से ली जाती है जीवों के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और प्लांट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा। वायवीय वातावरण जो अपना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें मुक्त रूप में ऑक्सीजन गैस उपलब्ध है 21%। इस ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल से जीव के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, हम भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं वायवीय वातावरण से, और इस ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है श्वसन की क्रिया में और इसका उपयोग किया जाता है भोजन के ऑक्सीकरण में। इस तरीके से जो जीव जंतु होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन की गैस का उपयोग करते हैं भोजन के ऑक्सीकरण में और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और इस ऊर्जा को वो अपने जैविक कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, और इसके फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसको वापस वायवीय वातावरण में उत्सर्जित कर दिया जाता है बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरह से देखिए जो ऑक्सीजन गैस है इसको वायवीय वातावरण से लिया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये तो एक बात हुई, ऑक्सीजन गैस को वायवीय वातावरण से जीवों के अंदर लिया जा रहा है, मतलब जो जैव मंडल है, जो वायुमंडल है, अपना एटमॉस्फेयर है, जो पर्यावरण है, जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां से जो वायुमंडल है वहां से ऑक्सीजन गैस को लिया गया जीव जंतुओं के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा। अब इसको तो लिया गया, इसका उपयोग कर लिया गया, अब इसको वापस से क्या है पहुंचाना भी जरूरी है वायुमंडल के अंदर। तो अभी तो हमने केवल बात की है ऑक्सीजन गैस को किस तरह से लिया जाता है वायुमंडल से, अब बात करेंगे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को किस तरह से वापस मुक्त किया जाता है। तभी तो बैलेंस में बनी रहेगी ऑक्सीजन गैस की मात्रा, तभी तो इसका संतुलन बना रहेगा। अगर केवल हम वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस का उपयोग ही करते रहें, निष्कासित करते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और प्रकृति जो है, हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, वो क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, जो कि क्या है इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को हमें फिर मिलते हैं। जीवन संभव नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसीलिए कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल के अंदर मुक्त करना भी क्या है, जरूरी है। तो देखिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, हरे पादप, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके, जल की मात्रा का उपयोग कर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसके फलस्वरूप ऊर्जा ऑक्सीजन गैस का वो उत्पादन करते हैं। जो हरे पादप होते हैं वो ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं, और इस ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है, वायुमंडल में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए श्वसन की क्रिया में, रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल से लिया जाता है, निष्कासित किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर ऑक्सीजन गैस को मुक्त किया जाता है वायुमंडल में, समझे, वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन है वो प्रकृति के अंदर, पारिस्थितिकी तंत्र में, एटमॉस्फेयर में बना रहता है। आया समझ में? इस तरह से जो जैव भू रासायनिक चक्र है वो चलते रहते हैं। ठीक है, इस क्लास में हमने बात की जैव भू रासायनिक चक्र में, जल चक्र और ऑक्सीजन चक्र के ऊपर।
इसके लिए इतना ही। थैंक यू।